Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the biology series. From today, I have started the biology of 12th grade students from the very first chapter, and the term is homeostasis. ये पहली सीरीज़ है मेरी इस चैनल पे और मैंने 12th स्टैंडर्ड के यानी 12th ग्रेड के बच्चों की बायो की जो बुक है उससे स्टार्ट किया है। फ्रॉम द वेरी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो कि है होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस के बारे में बताया गया है और मेरा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैं बच्चों को इस तरह से बायोलॉजी पढ़ाना चाहती हूँ विद रीजंस और विद लॉजिक्स, क्योंकि मैंने देखा है फ्रॉम माय टाइम टिल नाउ कि बच्चों को बायोलॉजी अगर पढ़नी है तो वो उसको लर्न नहीं करते हैं बल्कि उसको क्रैम कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि बच्चों को क्रैमिंग करना ईजी लगता है बजाय इसके कि लर्निंग। और इसका शायद एक पर्पज़ ये भी है कि उनको लर्न करवाया ही नहीं जाता है, ठीक है, उन्हें क्रैम करना ही सिखाया जाता है। तो चाहे बायोलॉजी है या कोई भी दूसरी फील्ड है, हर चीज़ को अगर हम लॉजिकल वे में पढ़ेंगे तो वो चीज़ समझ में भी ज़्यादा आएगी और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और जब चीज़ें समझ में आती हैं तो फिर किसी भी तरह से चीज़ पूछी जाए वी विल बी एबल टू आंसर इट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी कि अगर ये टर्म है होम्योस्टेसिस और मैं कह रही हूँ क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि हमें होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है। और अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड टू स्टडी द टर्म होम्योस्टेसिस, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। अनदर थिंग इज़ why do we need to study homeostasis in our daily life? This is another question. अब मैंने 3 तरह से क्वेश्चन पूछा है और तीनों तरह के क्वेश्चन का सेम आंसर है, लेकिन ये चीज़ वो बच्चा समझ पाएगा जिसे लॉजिक्स पता होंगे, जिसे पता होगा कि मैंने पूछा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन आया किस तरह से। लेकिन जो क्रैमर्स होंगे जिन्हें सिर्फ रट्टा जो सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि लिखा क्या है और वो पूछ क्या रहा है, जिन्हें इतना बच्चा सा होम्योस्टेसिस वर्ड है तो इसका मतलब है कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि मैं एक जगह लिख दूँ कि डिफाइन होम्योस्टेसिस और दूसरी जगह मैं ये लिखूँ कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर नहीं हो सकता। अब जिस बच्चे को तो पता है कि टाइप्स और मतलब डिफाइन होम्योस्टेसिस और टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस में डिफरेंस है, वो तो इसको कर लेगा ईजीली। लेकिन जिसे नहीं पता, ये सिर्फ इतना पता है कि जो होम्योस्टेसिस है तो मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो वहाँ पर आके बच्चों का जो है वो ट्रैप वाला सिस्टम शुरू होता है। फिर वहाँ आके बच्चे ट्रैप हो जाते हैं और फिर आंसर आते हुए भी आंसर्स नहीं लिख पाते। इन्हीं रीज़न्स की वजह से मैंने कोशिश करनी है कि इस सीरीज़ में मैं सिखा सकूं कि लॉजिक्स के साथ किस तरह से पढ़ा जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ रहा है और आपने उसको किस तरह से आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इंट्रो ज़रूरी था। होप सो यू विल नॉट गेट बोर्ड और इंशाल्लाह नतीज बोर नहीं होना और मज़े से इस सीरीज़ को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर है तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि बहुत थोड़े टाइम में आपको ये टर्म समझ में आ जाए। अच्छा जी, ऐसे जैसे कि हम सब लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, जो बच्चे 9th 10th और फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर में आए हैं। ज़ाहिर बात है ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने सेकेंड ईयर स्टूडेंट बनना है, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल लेक्चर प्रूफ होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो हम लोग जिस तरह के पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि द टर्म बायोलॉजी है, तो वो बायोलॉजी वर्ड किस तरह से ड्राइव हुआ, वो एक जो किस लैंग्वेजेस से आया, मीन्स थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री हर टर्मिनोलॉजी की हमें सिखाई गई है, पढ़ाई गई है। इसी तरह से हर एक की जाननी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जो बुक वाले मेंशन आउट कर दें कि भाई इसका आपको पढ़ने ज़रूरी है,
तो वो एक याद रखने के लिए अच्छा है कि अगर समहाउ कभी पूछा जाए तो हमें वो एक पता हो, या फिर अगर हमें एक अच्छा इम्प्रेशन एग्जामिनर पर डालने के लिए हमें एक एडिशनल बात पता होनी चाहिए। उसी तरह से ये टर्म है होम्योस्टेसिस, ये भी बायोलॉजी की ही डेफिनेट उसकी आगे से फर्दर मोर ब्रांचेस में से कोई एक टर्म है। और इसका मतलब ये है इसका मतलब मैं बाद में समझाती हूँ। ये भी इस तरह से नहीं है कि ये होम्योस्टेसिस एक वर्ड था, ठीक है। ये भी दो डिफरेंट ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होम्यो एंड स्टेसिस। और इसका मैं अगर आपको एक टू वर्ड आंसर दूँ तो वो ये होगा कि मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, या रेगुलेशन ऑफ लाइफ। अब ये आंसर नहीं लिखना आपने कहीं भी, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मेंटेनेंस करनी है, रेगुलेशन करनी है, किसकी करनी है, एक लिविंग की, ठीक है, एक जानदार चीज़ की, एक जानदार ने। और किससे करनी है, अडेप्टेशन से, चेंजेस से। जो चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं उन चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स अपने आप को उस तरह से चेंज करते हैं, अपने आप को उस तरह से चेंज करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकें। थोड़ी सी मुश्किल हो गया लेकिन इसको सिंपल वे में भी हम समझेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसकी तरफ जाएंगे कि जिस तरह सर्दियाँ, ठीक है, सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़ों पहनना शुरू करते हैं। अब ये जो गर्म कपड़े पहनने वाला कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, चेंजेस तो बाहर एनवायरनमेंट में हो रही है ना, हमारे अंदर ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी ने प्रोवाइड किया है। बॉडी को गर्माहट चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट कूल डाउन है, इन्वायरमेंट कूल है, इन्वायरमेंट में सर्दी है, तो हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो एडजस्टमेंट जो करनी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस के बाद या उसकी वजह से जो इंटरनल बॉडी एडजस्टमेंट करेगा उसको हम होम्योस्टेसिस कहेंगे, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था इस टर्म का कि इस टर्म के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब मैंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि एनिमल्स की या ह्यूमंस की या प्लांट्स की, नो, मैंने ये बोला है लाइफ की। अब लाइफ से अकॉर्डिंग एवरी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लाइफ से अकॉर्डिंग मीन्स मेरा ये है कि एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, उसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड होंगे, उसमें इंसेक्ट्स भी होंगे, उसमें प्लांट्स भी होंगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी होम्योस्टेसिस के अंदर, ठीक है। अब ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसके बाद डेफिनेटली हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको भी कवर अप करना है क्योंकि एग्ज़ामिनर ने हमसे ये बातें नहीं सुननी। ये बातें इसलिए थी कि ताकि एक माइंड में एक चीज़, एक इन्वायरमेंट माइंड में मैं क्रिएट कर सकूं कि अच्छा ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे सकूं। रीडिंग माशाल्लाह सब लोग खुद कर सकते हैं और कर लेंगे। मेरा सिर्फ ये होगा कि मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि ये चीज़ है, ये जो डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को याद किस तरह से करना है और समझना किस तरह। एज़ यू कैन सी मैं ये एक सॉफ्ट फॉर्म में मेरे पास मटेरियल है जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ की नियरली 6 लाइन है, यस, नियरली 6 लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। होप इट विल बी क्लियर क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक बैकग्राउंड समझा दी थी, एक ओवरव्यू दे दिया था, तो ये डेफिनेशन अब बहुत इजीली आपको समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहा है उसके बाद आगे फर्दर जो है ना इसकी हमें टाइप्स एक बता दी गई हैं, ठीक है, इसमें जो फॉल कर रही हैं कैटेगरीज। उसमें फर्स्ट वन है ऑस्मो रेगुलेशन। ये आपको सेकेंड पैराग्राफ की नियरली 3rd लाइन के लास्ट तक मिलेगा कि the mechanism of regulation generally between organism and its environment of solute and the gain and loss of water is called osmoregulation। अब इस ऑस्मो रेगुलेशन ये एक डिफरेंट टर्म है
और ये जो है होम्योस्टेसिस के अंदर जो है वो कह सकती हूँ कि उसके अंदर अगर हम होम्योस्टेसिस को मज़ीद डिवाइड करें तो उसमें से एक टर्म हमें ये मिली, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस का टॉपिक पढ़ा हुआ होगा। ऑस्मोसिस के टॉपिक में यू मस्ट फेमिलियर ऑस्मोसिस के टॉपिक को। ऑस्मोसिस का टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो तो इंशाल्लाह ये आपको टर्म और बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे देती हूँ ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि एक हाई पोटेंशियल ऑफ वाटर से लो पोटेंशियल ऑफ वाटर की तरफ एक क्या कहते हैं उसको, परमिएबल वॉल के थ्रू सॉल्वेंट का स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑस्मोसिस कहलाता है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया, समझा देती हूँ, आसानी कर देती हूँ। क्या है कि एक वॉल है, ठीक है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल वॉल है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल वॉल का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस की मैं टर्म समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल वॉल होती है ना। व्हाट इज़ मीन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल वॉल? इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वॉल जो कि सिलेक्ट करती है पहले कि कौन सी चीज़ को इस वॉल के थ्रू गुजरने देना है या नहीं गुजरने देना, ठीक है। तो सॉल्वेंट की ऐसी क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी या ऐसा एक ऐसे सॉल्वेंट जो कि उस परमिएबल वॉल से मूव करें, गुजर के दूसरी तरफ आए और एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जाए, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी से आगे ये ऑस्मो रेगुलेशन की टर्म है। और इसमें उन्होंने जिस तरह के बताया है कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है रेगुलेशन का कि जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान रेगुलेशन होगी, सल्यूट की और गेन और लॉस ऑफ वाटर। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। Another terminology जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, दैट इज़ एक्सक्रीशन। द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। वेरी सिंपल, इसको आई थिंक मज़ीद क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ डिज़ाइन एज थर्मोरेगुलेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने टर्म को एक्सप्लेन किया, दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन। अभी तक की हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं। इसके बाद येलो हाईलाइटेड किया हुआ है एक ब्लॉक, दैट इज़ होम्योस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कंपल्स द अडेप्टेशन in the constant changing conditions and contributing evolutionary process। अब ये एक जिसने कहते हैं ना एक पेट डेफिनेशन, here is that। तो आपको ये याद करनी है। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ मुश्किल रह गई है जो समझ में ना आ रही हो। अब सिर्फ समझ होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो, चीज़ें क्लियर हो गई हों, और इससे सिर्फ और सिर्फ अब आपने क्या करना है कि ये वर्ड्स को जहन में रखना है कि इस फलाने वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में से कहते हैं। दैट दिस अगर आप इसे 2 to 3 टाइम्स पढ़ेंगे और 1 टाइम राइट डाउन कर लेंगे तो यू विल लर्न इट, और इंशाल्लाह लजीज आपको भूलेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में तकरीबन 5th लाइन में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट ट्रेमेंडसली फॉर द ऑर्गेनिज्म इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट from abundant supply to almost dry condition. However, the quantity of water in the body that is internal environment may vary in response to abundant supply and dry condition, but in a narrow range। अब ये जो पैराग्राफ है रीडिंग नहीं करूँगी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। इस पैराग्राफ में उसने सिर्फ एक क्या कहते हैं वाटर को लेके आपको एक्सप्लेन किया है कि होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है। तो ये आप एग्ज़ाम्पल अपने डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन होम्योस्टेसिस, उसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल भी लिखनी होती है, तो हियर इज़ दैट, ठीक है। उसके बाद अनदर
ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो एक पैराग्राफ है, कंट्रोल सिस्टम हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द वैरायटी ऑफ होमोस्टैसिस रेगुलेशन। इसमें भी उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया टर्मिनोलॉजी होमोस्टैसिस को ही, और इसमें उसने मज़ीद 3 कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया है। दीज आर रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ठीक है, एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, अफेक्टर, कंट्रोल सिस्टम और रिसेप्टर। In physical control system, for example, temperature control system, there is a sensor, thermometer, ठीक है, जो कि मॉनिटर कर रहा होता है टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम अ सेट पॉइंट एंड सिग्नल्स टू कंट्रोल सेंटर टू टेक एक्शन बाय स्विचिंग ऑन हीटर or cooling units in response to drop or rise in the temperature compared to set point. Similarly, to it in living सिस्टम देयर सेट पॉइंट। इसमें उसने आपको सिंपली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उसने आपको एक थर्मामीटर की एग्जांपल देके बताया कि थर्मामीटर डिटेक्ट कर देता है ना कि टेम्परेचर है या नहीं है। वो आपकी बॉडी के अंदर आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड जो टेम्परेचर होता है उसको डिटेक्ट कर देता है कि इज़ इट हाई और नॉट, ठीक है, और नॉर्मलाइज। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ चेंज, रिसेप्टर्स का काम क्या है, ये अब आपको अगर रिसेप्टर की फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पूछी जाए या उसका थोड़ा सा मतलब कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन है। रिसेप्टर का काम ये है कि वो सेंस करता है। अब सेंसर कौन कह रहा है, थर्मोमीटर, डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज फॉर एग्जांपल ऑफ इंक्रीज एंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर फॉर एक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम एंड वॉइस वर्सा। Detection of change and signaling for effector's response to control system is a feedback mechanism. Another terminology जो कि important है, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या चीज़ है, ठीक है, उस वो ये बता रहा है, उसको थोड़ा सा इसने एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ चेंज, फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है कि चेंज को डिटेक्ट करना, ये किसका काम होगा, रिसेप्टर्स का, ठीक है, और उसके बाद सिग्नल देना किसको, अफेक्टर्स को, कि वो कंट्रोल सिस्टम को बताए, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम को जो कंट्रोल सिस्टम के लिए जो सिग्नल प्रोवाइड करना है। वेट अ सेकेंड, यस, फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है कि चेंज को डिटेक्ट करना, ठीक है, और उसके बाद सिग्नलाइजिंग करना इफेक्टर रिस्पॉन्स के लिए कि वो कंट्रोल सिस्टम को दिया जाए ताकि प्रोसेस जो है वो हो सके। इसको हम बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म। व्हाट डज़ दैट मीन, अब इसका मतलब एक थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। नाउ व्हाट डज दैट सीन, हमें कूलिंग इफेक्ट किस तरह से फील होता है, हम किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं, ठीक है, हमारी फिंगर टिप, अब हमारे फिंगर के अंदर मौजूद सेंसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो डिटेक्शन देते हैं कि दैट इज़ कूलिंग, और वो डिटेक्शन का जो सेंस करना है वो उसके बाद वो किसके पास जाता है, इफेक्टर्स के पास, ठीक है। इफेक्टर्स जो है वो सिग्नल्स को लेकर जाते हैं, वो इफेक्टर्स के लिए जाता है कि यहाँ पर कूलिंग इफेक्टर, अब हमें क्या करना है, तो वो जो सेंसेस हैं वो सेंसेस डिटेक्ट की हैं किसने, रिसेप्टर्स ने, और वो गई कंट्रोल सिस्टम के पास, और कंट्रोल सिस्टम ने आगे से जो हमें मैसेज दिया अफेक्टर्स को कि अफेक्टर्स ने अब क्या करना है कि वहाँ से हाथ हटा लिया जाए। हमें ये सेंस आ जाती है ना कि हाथ हटा लिया जाए, दैट इज़ कूलिंग। डिटेक्शन रिसेप्टर्स ने की, उसके बाद वो मैसेज गया कंट्रोल सिस्टम के पास, और कंट्रोल सिस्टम ने आगे से इफेक्टर्स को बोला अब आपका काम है, और वो काम क्या है कि उसको वहाँ से हटा लेना है। तो ये बहुत बहुत स्पीड और बहुत फास्टली जो है वो प्रोसेस होता है। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दैट इज़ मतलब जो उसको मिल रहा है दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। और अगर इस पूरे रिस्पॉन्स को हम अपोजिट कर दें, इट इज़ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, जैसे कि नीचे एक्सप्लेन भी हुआ है कि कूलिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्स टू वार्मथ सेंसिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उसे हम बोलेंगे ये नेगेटिव फीडबैक है। उसके बाद ही उन्होंने नीचे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है
ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर के ऊपर अगर आप उसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 to 5 का मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसमें डिफ़ाइन करो, उसकी एक्सप्लेनेशन दो, फिर उसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करो और उसके बाद एक अच्छी डायग्राम बना के अगर एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज़ बायोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन डायग्राम। अगर आपको बायोलॉजी में मार्क्स चाहिए तो यू मस्ट नीड टू नो ईच एंड एवरी डायग्राम, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टॉपिक की डायग्राम नहीं दी हुई तो वो आपको खुद से थोड़ी सी एफर्ट करके उसकी डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको भी एडप्ट करें अपने क्वेश्चंस के अंदर। ये एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है, सॉरी ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है एग्ज़ामिनर के ऊपर, और आपके मार्क्स की जो डिडक्शन है वो भी कम से कम होती है, ठीक है जी। अब इसमें उसने बताया है कि ऑर्गेनि एक्सटर्नल नैरो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, फ्लक्चुएशंस जो है वो नैरो रेंज में होंगी, कंट्रोल सिस्टम है, ये एक सेल है, ठीक है। उसने एक साइड पे बना के दिया कि दैट इज़ अ सेल, और एक तरफ उसने बना दी दैट इज़ द इन्वायरमेंट, और उसमें फ्लक्चुएशन एक वाइड रेंज में होती है और उसके अकॉर्डिंग एक नैरो रेंज में रहते हुए जो बॉडी ने अपने अंदर फ्लक्चुएशंस करनी है, उसको अडेप्टेशन कर एडजस्टमेंट करनी है ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल ले। ये उसका एक अच्छा सा जो है वो डायग्राम शो की है। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन ऑस्मो रेगुलेशन और फर्दर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। I will try to cover it nearly two sub classes of it, two sub terms, ठीक है। यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और एनिमल। आई विल ट्राई टू सम अप इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे ट्यून टिल देन, और आई होप सो कि आपको समझ आया हो। और अगर आपको समझ आया है तो मुझे एक अच्छा फीडबैक, बेशक कोई लाइक कोई कमेंट कुछ भी ना करें, बस एक अच्छा फीडबैक इस तरह से मिलेगा मुझे कि आप इसको समझें और समझ के अपने एक अच्छे मार्क्स गेन करें, ठीक है। आपके जो है वो जब एग्ज़ाम्स हों तो आपके एक अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपको चीज़ों को ऐसी समझ आए कि आपको दोबारा से इसको मतलब क्रैम करने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसको दोबारा से एक दफ़ा देखो, चाहिए होमनेस, ठीक है, इसका ये मतलब था, आई गॉट ऑल दैट थिंग्स इंक्लूडिंग ऑल दिस टॉपिक, ठीक है जी। ऑलराइट, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।